बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वी आंखें नामक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। वी आंखें क्यों? तीसरा चैप्टर तो पथिक है, तीसरा चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसलिए कि सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से तीसरा चैप्टर पथिक निकाल दिया है या आपके चैप्टर में नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम सुमित्रा नंदन जी के बारे में थोड़ा सा अवगत हो लें और उसके बाद में इस पाठ से और तत्पश्चात इस कविता के अंशों से हम अपने बच्चों को अवगत कराएंगे। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। क्या है यह? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। मतलब क्या? प्रकृति के कोमल कोमल छोटे छोटे बिंबों के माध्यम से ये बहुत बड़ी बड़ी बातों को व्यक्त करने वाले कवि हैं। प्रकृति से ही ये उदाहरण लेते हैं और उन छोटे छोटे बिंबों के माध्यम से तथ्यों को उजागर करते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसमें भी बिंब के माध्यम से स्पष्ट किया है, लेकिन अपनी विशेषता से अलग हट करके इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व हमारे भारतीय किसानों की स्थिति क्या थी, हमारे भारतीय किसान किस तरीके से महाजनों के शोषण के शिकार हो रहे थे, किस तरीके से उनको सताया जा रहा था। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे बिना दवा दर्पण के मृत्यु के गोद में चले जाते थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काल कवलित हो जाते थे। किस तरीके से चंद्र रुपयों की बदौलत, चंद्र रुपए उनको दे करके उसके सूद के बदले में, उसके ब्याज के बदले में उनकी खेती को कैसे हड़प लिया जाता था। इतना उनको सताया जाता था कि यदि उनकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आने लगता है। उसी व्यवस्था को, उस शोषण की व्यवस्था को इन्होंने इस चैप्टर में क्या दिशा देने की कोशिश की है, व्यक्त किया है उन्होंने कि किस तरीके से किसान शोषण के शिकार होते थे। अधिक समय न लेते हुए मैं इस कविता के मूल अंश से आपको जोड़ूंगा और जहां कहीं आवश्यकता पड़ेगी उदाहरण बिंब के माध्यम से भी उस बात को मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन इस वीडियो से शुरू से अंत तक आपको क्या संलग्न रहना है, 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को बंद नहीं करना है। देखो बेटा, और अभी भी एक चीज याद रख लीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो से आप अवगत होंगे। पूरे पाठ्यक्रम को कंफर्म कराना मेरा दायित्व है। देखो, अंधकार की गुहा सरीखे उन आंखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरीखे उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि ने कहा कि अंधकार की गुहा सरीखे, गुहा माने क्या होता है? गुफा। गुफाओं के अंदर झांकने के बाद में सिर्फ केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कवि ने कहा कि अंधकार की गुहा सरीखी, उसी के रूप में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी अंधकार से परिपूर्ण गुफाएं ही हैं। क्या चीज? क्या अंधकार की गुफा है? अंधकार की गुफा है किसान की आंखें। किसान की आंखों में कभी कह रहा है कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये किसान की आंखें नहीं है। क्या है? अंधकार से परिपूर्ण गुफा है। उन आंखों से डरता है मन, और उनकी आंखों में आंखें जब डाल करके देखे जाती हैं तो बेटा क्या होता है? डरता है मन, मन भयभीत हो जाता है, मन डर जाता है कि इसकी आंखों में
कितना शोषण, कितना दुख, कितना रोदन छिपा हुआ है, उसको व्यक्त करने के लिए अगली पंक्ति इन्होंने दिया क्या कि भरा भरा हुआ है, भरा भरा हुआ है। क्या चीज? दूर तक, दूर दूर तक नजर आता है। उनकी आंखों में देखने के बाद भी क्या चीज? दारुण, भयंकर। दारुण का मतलब क्या? भयंकर, दारुण, दैन्य, दीनता, दुख का नीरव शांत रोदन, रुलाई। किसान की आंखों में देखने के बाद में दूर दूर तक उसकी दीनता परिलक्षित होती है, उसका रोदन परिलक्षित होता है, उसका दुख प्रतीत होता है कि इस किसान को कितना सताया गया है। इसकी आंखों में देखकर, आंखों में आंखें डालकर देखने से वह संपूर्ण स्थिति सामने आ जाती है। कवि ने कहा कि इस किसान को अत्यधिक सताया गया है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, और इसकी बेबसी, इसकी लाचारी, इसकी कमी इसकी आंखों से ही परिलक्षित हो सकती है। आगे इन्होंने कहा कि अगला पद है इनका कि वह स्वाधीन किसान रहा। स्व प्लस आधीन, शब्द से अवगत नहीं होंगे तो नहीं क्लियर होंगे। स्व प्लस आधीन, तोड़ दीजिए शब्द को। किसान स्वाधीन रहा मतलब स्वतंत्र था। किसान बिल्कुल स्वतंत्र था। स्वतंत्र का मतलब क्या? जिस समय उसकी अपनी खेती थी, वह अपने खेतों में काम करने के लिए स्वतंत्र था। वह किसी दूसरे के अधीन नहीं था। उसके पैरों में स्वतंत्रता की भेड़ियां नहीं जकड़ी हुई थी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वह स्वाधीन किसान रहा। कौन रहा? किसान रहा। क्या रहा? स्वाधीन रहा। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। जिस समय वह स्वतंत्र था, किसी दूसरे के कर्ज के अधीन नहीं था, तब तक अभिमान, स्वाभिमान क्या भरा आंखों में इसका। इसके आंखों में स्वाभिमान परिलक्षित होता था। स्वाभिमान से परिपूर्ण यह किसान था, किसी दूसरे के अधीन नहीं था। वह भयभीत नहीं हो रहा था। छोड़ उसे मझधार, ऐसा लगता है कि उसे छोड़ करके मझधार बीच में ही, मझधार बीच में ही, छोड़ उसे मझधार आज उसको ही बीच में छोड़ करके संसार कगार सदृश वह खिसका। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। संसार कगार, कगार का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। कगार का अर्थ होता है किनारा। इसमें दिया है संसार कगार, जो उसकी स्वाधीनता थी, उसकी स्वतंत्रता थी, उसका खेत था, उसका स्वाभिमान था। वह स्वाभिमान रूपी संसार नदी के किनारे की भांति। अब मैंने कहा नदी का किनारा, नदी के किनारे का कोई महत्व नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं होता है कि वह किनारा कब धारा का अंश बन जाए। धारा बहती रहती है, उसके किनारे कब कट करके उस धारा के अंश बन जाएंगे कोई पता नहीं होता है। वैसे ही इस किसान की जो स्वतंत्रता थी, जो इसकी प्रसन्नता थी, वह किसान के स्वाभिमान को बीच में ही छोड़ करके क्या हुए? किनारे की भांति आज खिसक गई। संसार कगार सदृश दिया है। सदृश का मतलब जैसे, तुलना किया गया है। जहां तुलना होता है वहां उपमा अलंकार होता है बेटा। जहां तुलनात्मक अध्ययन करते हो वहां आपको पता है वहां पर क्या होता है, वहां उपमा अलंकार। तो इन्होंने उपमा दिया कि संसार कगार सदृश वह खिसका। उसका जीवन क्या हो गया? बिल्कुल स्वाभिमान शून्य हो गया। उसके जीवन में आज स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी जो भी खेती थी, जो उसका स्वाभिमान था, उसका स्वाभिमान इन महाजनों ने क्या किया? छीन लिया। आज उसके पास में इसका
कहीं एक अंश भी नहीं रह गया है। इस पर आधारित प्रश्न बनते कि किसान कब स्वाधीन था तथा उसकी मनोदशा कैसी थी। जब तक किसान के पास में उसकी निज की खेती थी तब तक वह किसान बिल्कुल स्वतंत्र था और उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अगला प्रश्न इस पर बनता है बेटा कि आज किसने किसान को मझधार में छोड़ कर दिया है और क्यों? कौन छोड़ दिया है उसको? उसका स्वाभिमान मर चुका है। स्वाभिमान ने उस किसान के साथ को छोड़ दिया है। उस नदी के किनारे की भांति उससे वह अलग हो गया है। अगला पद इसमें है लहलहाते वे खेत दृगों में। लहलहाते वे खेत दृगों में, दृग मने आंख होता है, पर्यायवाची शब्द है, आंख का पर्यायवाची शब्द लहलहाते। जब वह किसान अपने अतीत को याद करता है, अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। अपने अतीत को जब किसान याद करता है तो याद करने के बाद में उसको याद आता है कि किस तरीके से हमारे खेत लहलहा रहे थे, हमारे खेतों में फसलें लहलहाती थी और उन फसलों को देख करके मैं किस तरीके से प्रसन्नचित होता था। मेरे दिन, मेरे समय कब व्यतीत हो जाते थे यह पता ही नहीं चलता था। इसलिए इन्होंने कहा कि लहलहाते हुए खेत, लहलहाते हुए उसके खेत, और उन खेतों को देख करके किसान अत्यधिक प्रसन्न होता था। लहलहाते हुए खेत दृगों में केवल आज उसकी आंखों का एक हिस्सा रह गए हैं, मतलब वह अतीत का अंश बन चुका है। जितना ही अतीत इसका प्रसन्नता से परिपूर्ण था उतना ही वर्तमान आज निराशा से क्या हो गया है? परिपूर्ण हो गया है। केवल निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। इसलिए इन्होंने कहा हुआ बेदखल अब वह जिनसे, उस खेत से इसको बेदखल कर दिया गया। दखल, कब्जा, इसमें भी उर्दू का उपसर्ग जोड़ा गया है। उर्दू का उपसर्ग क्या जोड़ा गया? बे उपसर्ग लगा करके इस शब्द को बनाया गया बेदखल, अर्थात दखल से उसको अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया? किसान को। अर्थात चंद्र पैसों को दे करके, चंद्र रुपयों को दे करके उसके ब्याज के रूप में जोड़ जोड़ करके उस ब्याज के पैसे से उसके खेत को छीन लिया गया। और उस खेत को छीनने के साथ ही उसका स्वाभिमान भी क्या हुआ? समाप्त हो गया। यह है सुमित्रा नंदन पंत जी, देखो कितना मार्मिक तथ्य को व्यक्त कर रहे हैं। क्या हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जिन खेतों से उस किसान को बेदखल कर दिया गया, अब वह याद आते हैं तो उसकी आंखों में उन खेतों की यादों को करके, याद करके, उन खेतों को याद करके कि किस तरीके से हमारे खेतों में फसलें लहलहाया करती थी, इसको क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। किसको दुख उत्पन्न होता है? किसान को दुख उत्पन्न होता है। हंसती थी, हंसती हुई प्रतीत होती थी, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली। कवि कह रहा है कि ऐसा लगता था कि उसके खेतों की हरियाली ही नहीं, उसके खेतों की जो हरियाली है उसके जीवन की वह हरियाली थी। अर्थात ऐसे क्या है? उन खेतों से ही, उन खेतों की हरियाली से ही इसका जीवन हरा था। मतलब वह अपने खेतों की हरियाली को देख करके किसान भी हरा रहता था। और हरा का अर्थ आप जानते हैं, हरा का मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित, हमेशा प्रसन्न रहा करता था। लेकिन आज उसके खेत नहीं है तो इसकी प्रसन्नता भी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, क्या जिनके तृण तृण से, तृण तृण से इन्हें 2 बार लगाया, तृण तृण, तिनका तिनका, एक एक उसके कतरे को देख करके, एक एक तृण को देख करके, एक एक तिनके को देख करके किसान अत्यधिक प्रसन्न हुआ करता था। और
किसान की यह संपत्ति, किसान की खेती उसकी संपत्ति होती है। जब वो अपने खेतों में जाता है, लहलहाते हुए फसलों को देखता है, तो उसका जी बाग बाग हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है? कहा कि किसान की आंखों के सामने कौन से खेत लहलाते थे और क्यों? उसके निज की खेती, उसके निज के जो खेत थे वह लहलाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज वह उन खेतों से क्या कर दिया गया है? बेदखल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया? क्यों? क्योंकि चंद्र पैसे दिए गए थे, उसके ब्याज के रूप में जोड़ जोड़ करके जब तुम ब्याज चुकता नहीं कर पाओगे, जो धन लिए हो उसको चुकता नहीं कर पाओगे, तो तुम अपने खेत को दे दो। ऐसे करके उनके खेतों को ले लिया जाता था। यह पहले की व्यवस्था थी, यह शोषण की व्यवस्था थी, जिसके कारण अनेक किसानों को स्वतंत्रता से पूर्व किसानों के खेत को जबरन तरीके से क्या किया जाता था? कब्जा कर लिया जाता था, उनको बेदखल कर दिया जाता था। यह महाजनों का अत्याचार था। आगे, आंखों में ही घुमा करता। ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द तो बहुत ही साधारण है, इसमें कोई कठिन शब्द है ही नहीं जिसका अर्थ बताया जाए, लेकिन एक एक शब्द अनेक अर्थ को लिए हुए है। क्या कहा इन्होंने? आंखों में ही घुमा करता, उसकी आंखों में नाचता रहता है, उसकी आंखों के सामने दृश्य रहता है। क्या? आंखों में ही घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा। किसकी आंखों का तारा? किसान की आंखों का तारा। आंख के तारा मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। आंख के तारा किसके लिए आया है? किसान के बेटे के लिए आया है। किसान का लड़का जो किसान के लिए क्या था? आंखों का तारा था। वह क्या? आंखों में ही घुमा करता, वह उनकी आंखों का तारा, उसकी आंखों का तारा। क्या हुआ? अब नहीं रहा, अतीत का अंश बन चुका। तो जब किसान अपने बेटे को याद करता है, अपने आंखों के तारे के रूप में अपने बेटे को याद करता है, तो उसकी स्मृति उसको दुख देने लगती है। क्यों दुख देने लगती है? क्या घटित हुआ? उसके तरफ इन्होंने इंगित किया। क्या? कि आंखों में ही घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन, लठैत, लाठी रखने वाले। अब ये कारकुन क्या है? लठैत किसको कहा गया है? पहले के जो महाजन होते थे, वह अपने पास कुछ चुनिंदे लठैतों को रखते थे, लाठी चलाने वालों को रखते थे, क्योंकि उस समय इस तरीके के अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। उनके हथियार ये लाठी ही थे, लाठी थी। क्यों वह लठैत रखे जाते थे? उनको खिला पिला करके अपने पास रखा जाता था, इसलिए कि जो लोग महाजनों से कर्ज लेते थे और उस कर्जों की अदायगी नहीं कर पाते थे, कर्जों को अदा नहीं कर पाते थे, तो ये लठैत जा करके उनसे कर्ज को वसूलते थे। और यदि वह कर्ज नहीं दे पाए तो लाठी से मार मार करके उनकी हालत पस्त कर दी जाती है। उसी व्यवस्था के तरफ सुमित्रा नंदन पंत जी ने इंगित किया है, उसको व्यक्त किया है कि किस तरीके से ये स्थिति उत्पन्न होती थी। ये कारिंदे क्या करते थे? लाठी से मार मार करके उसकी हालत पस्त कर देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने उसी व्यवस्था के तरफ बताया है कि शायद किसान का बेटा भी उन्हीं कारिंदों के लाठियों का शिकार हो गया था। यह किसान भी कर्ज लिया होगा, कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया होगा, यह व्यक्त नहीं है लेकिन यह आशय निकलता है। और उसकी अदायगी न कर पाने के कारण जब महाजन के कारिंदे इनके पास में उन कर्ज को वसूलने के लिए आए होंगे, तो इसका लड़का भी जवानी से परिपूर्ण था, यौवना अवस्था थी। इनके पिता को भला बुरा कहा गया होगा और भला बुरा कहने के बाद में
किसान का बेटा उस भले बुरे शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा, उनका विरोध किया होगा कि तुम मेरे पिता को इस तरीके से नहीं कह सकते हो। न कर ये विरोध करने के कारण उन महाजनों के कारिंदे, उनके लठैत उस किसान के लड़के को लाठी से पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिए होंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि गया जवानी में ही मारा, यौवना अवस्था में ही मार डाला गया। क्यों मार डाला गया? महाजनों के कारिंदों के द्वारा, किसान के द्वारा कर्ज की अदायगी न कर पाने के कारण, उस किसानों के, उस महाजनों के कारिंदों का विरोध करने के कारण इसके बच्चे को लाठी से पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस स्थिति को पढ़ने के बाद में हृदय द्रवित हो जाता है कि चंद्र पैसों के बदौलत क्या किसी व्यक्ति को लाठी से पीट करके मौत के घाट उतारा जाना यह उचित है? नहीं। लेकिन पंत जी ने इस व्यवस्था को दिया। खैर, आज वह व्यवस्था नहीं है, पहले की इस व्यवस्था के तरफ कि चंद्र पैसों के बदौलत किसान के साथ में इस तरीके की स्थिति, और वही स्थिति जब किसान याद करता है तो किसान की आंखों में दीनता, दैन्यता परिलक्षित होने लगती है। और उन आंखों से ही कवि कहता है कि किसानों की उस आंख को देखने से क्या होता है? डर लगता है, मुझे भय लगता है। इस पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं कि आंखों का तारा का क्या आशय है? आंखों का तारा अत्यधिक प्यारा। किसान का बेटा किसान के लिए क्या था? आंखों का तारा था। आशय क्या? अत्यधिक प्यारा था। वह उनकी आंखों के सामने क्यों हुआ करता है? क्योंकि आज अतीत का अंश बन चुका है, महाजनों के कारिंदों द्वारा मार दिया गया है। कारकुन कौन थे? उन्होंने वध क्यों किया होगा? वध क्यों किया होगा ये कल्पना करना है। कारकुन महाजनों के लठैत हुआ करते थे, कारिंदे हुआ करते थे, जो कर्ज की अदायगी न कर पाने के कारण लाठी से पीट पीट करके क्या करते थे? वध कर देते थे। वैसे ही किसान के बेटे का भी वध कर दिए होंगे। इस चैप्टर के शेष अंश दूसरी वीडियो में मैं आपके सामने भेजूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।